नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान का 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है विटामिन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, प्रोटीन से। ध्यान रखिएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों की यौगिक होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन B12 का, अमीनो अम्ल का, ओमेगा 3 वासीय अम्ल का, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, ओमेगा 3 वासीय अम्ल का। ध्यान रखिएगा, अलसी ओमेगा 3 वासीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वासीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो वे क्या अंतःक्षेपित करती हैं? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, फॉर्मिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, जब चींटियां काटती हैं तो वे फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, चींटियों के काटने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है कछुआ, पेंगुइन, व्हेल, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, व्हेल। ध्यान रखिएगा, निरीक्षंस प्राणी व्हेल है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, व्हेल एक निरीक्षंसा प्राणी है, जो कि एक स्तनधारी जलीय जंतु है। इसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर बल्बर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, विषाणु के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है कोबाल्ट 60, सोडियम 24, आर्सेनिक 74, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा आर्सेनिक 74, ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक 74। ध्यान रखिएगा, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकृमि से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, फाइलेरिया। ध्यान रखिएगा, गोलकृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया को फील पाँव भी कहते हैं, जो कि शरीर में बुचेरेरिया वैंक्रफ्टाई नामक गोलकृमि के कारण के संक्रमण द्वारा होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतक्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व ऑप्शन है वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार, सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार। ध्यान रखिएगा, दंताक्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, दंताक्षय का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो दांतों के मध्य फंसे रहते हैं, उनके मध्य अंतर्व्यवहार होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, पीतल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, लोहा। ध्यान रखिएगा, मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ध्यान रखिएगा, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना कोशिकत्व एक मात्र कारण नहीं है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, दैनिक जीवन में कोशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए कोशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संसंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ।
इसका होगा प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर होगा बी, प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस का प्रयोग करके, उत्तल लेंस का प्रयोग करके, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके, समतल लेंस का प्रयोग करके। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, अवतल लेंस का प्रयोग करके। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 410, 300, 290, 310। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, 310। ध्यान रखिएगा, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन मुक्ति से क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि, स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, स्थलमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में कमी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस है क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, अमोनिया, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, अमोनिया। ध्यान रखिएगा, अश्रु गैस एक अमोनिया है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा अश्रु टपकने लगते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? ऑप्शन है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइलोजन अत्यधिक क्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोसाइनाइड, इनमें से कोई नहीं।
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। ऑप्शन है क्षारीय प्रकृति का है, एक ऑक्सीकारक है, एक अपचायक है, अम्लीय प्रकृति का है। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, अम्लीय प्रकृति का है। ध्यान रखिएगा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल अर्थात H2O में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति अर्थात एसिडिक नेचर का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है ब्यूटेन का, प्रोपेन का, ऑक्टेन का, मेथेन का। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, मेथेन का। ध्यान रखिएगा, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को मेथेन का उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मीथेनोजेनस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका केंद्रक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति द्वारा भिन्न होती है। अर्थात पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, अस्थि मज्जा में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, कशेरुक रज्जु में। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कोशिका रज्जु में पाया जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन है केंचुआ, मानव, मत्स्य, मेढक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, केंचुआ। ध्यान रखिएगा, केंचुआ के
जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, केंचुआ एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्यतः किसमें बनती हैं? ऑप्शन है हृदय में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, गुर्दे में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, अस्थि मज्जा में। ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा में विकसित होती है तथा मनुष्य के शरीर में 100 से 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन है वसा, विटामिन, शर्करा, प्रोटीन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ऑप्शन है क्षुद्रांत्र, पित्ताशय, अमाशय, बृहदांत्र। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, बृहदांत्र। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में पूंछ बृहदांत्र द्वारा संलग्न होती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, सोडियम। ध्यान रखिएगा, सोडियम तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पौधों के विकास के लिए 16 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है, जिनमें से 9 की आवश्यकता बृहद मात्रा में तथा 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिनमें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा और क्लोरीन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन है विटामिन B12, B5, B1, B8। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, विटामिन B12। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता की, समय की, आयु की, दूरी की। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, दूरी की। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष
दूरी की इकाई है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष की तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन है ओम, बार, जूल, वाट। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, बार। परिस्थितिक दबाव की इकाई बार है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है शून्य, नगण्य, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, अपरिवर्तित। ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, आदर्श परिस्थितियों में वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होती है? ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा या यथावत बना रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ए, बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ऑप्शन है निर्वात, जल, वायु, कांच। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, निर्वात। इसका आंसर होगा डी, कांच। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होती है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, यथावत रहता है, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का बी, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जंग लगने पर लोहे के भार बढ़ता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? ऑप्शन है चांदी, सोना, लोहा, लिग्नाइट। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, लिग्नाइट। ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट में कार्बन उपस्थित रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में से शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होती है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, एंथ्रासाइट। ध्यान रखिएगा, कोयले के प्रकारों में से एंथ्रासाइट में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है पीट, जिसमें 50 से 60% कार्बन होती है। दूसरा है लिग्नाइट, जिसमें 25 से 35% कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा है बिटुमिनस, जिसमें 45 से 85% कार्बन की मात्रा होती है। तथा चौथा है एंथ्रासाइट, जिसमें 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पहले का वीडियो दिया गया है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर अकाउंट का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें।